राष्ट्रगान किसी भी देश की संस्कृति और परंपरा का परिचय पत्र। यह किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक होता है। यह इतनी महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी देश और राष्ट्र की अलग अलग प्रांतों को एक सूत्र में, एक धागे में बांध सकता है। यह एक क्षण में आपको अपने पूरे राष्ट्र की एक झलक दिखा सकता है और इसे सुनकर आप अपने राष्ट्र को महसूस कर सकते हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से राष्ट्रगान हमारे लिए बहुत खास होता है। खास करके भारत के विषय में तो यह और भी विशेष है, क्योंकि हमारे राष्ट्रगान का तो एक बहुत ही क्रांतिकारी और विवादों से जुड़ा हुआ इतिहास है और शायद ऐसे ही एक वर्तमान और भविष्य भी है। तो चलिए इसी वर्तमान में इतिहास को खगोल कर भविष्य के लिए नई राह ढूंढते हैं और हमारे और आपके राष्ट्रगान की इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्लभ शाह और आप देख रहे हैं कहानी भारतवर्ष की आज़ादी की। हमने आपको हमारे पहले वीडियो में भारतवर्ष की आज़ादी के बारे में बताया था और कुछ सवाल भी पूछे थे। कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब हर एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिकों के पास होना ही चाहिए। परंतु इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ कहानियों को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे कहानियाँ जिनको शायद हम में से कमोबेश हर कोई थोड़ा बहुत जानते हैं, परंतु उनका विश्लेषण करके उनको समझने की कोशिश कोई नहीं करते। परंतु वे कहानियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी कहानियों के सिलसिले में आज आपको हमारे राष्ट्रगान के इतिहास का थोड़ा सा झलक दिखाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई पहली विद्रोह से, यानी सैनिक विद्रोह से। सैनिक विद्रोह को भारत में अंग्रेजी कुशासन और अत्याचार के खिलाफ उठी गई पहली आवाज की तरह देखा जाता है। परंतु ये पहली आवाज होने के बावजूद भी इतना विशाल था, इसका प्रकोप इतना भयंकर था कि अंग्रेजी हुकूमत को मजबूरन भारत की शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर खुद के हाथों में लेना पड़ा। तब अंग्रेजी हुकूमत को ये लगा कि अगर वे भारत में ज्यादा दिन तक टिकना चाहते हैं, भारत में ज्यादा दिन तक शासन और शोषण करना चाहते हैं, तो उन्हें भारतीय समुदाय में, यानी भारत के लोगों के दिल में अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन के लिए प्यार और सद्भावना की स्थापना करना पड़ेगा। खास करके उन लोगों के दिल में जो भारत में अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन को कायम रखने में मदद करते हैं, यानी सरकारी कर्मचारी। इसलिए 1876 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में गॉड सेव द क्वीन इस गाने की जमकर प्रचार करना शुरू कर दिया। और तब बंगाल के एक सिविल सर्वेंट की नौकरी करने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि और बंगाली और संस्कृत की बहुत ही बड़े ज्ञाता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक गीत लिखी। उस गीत का शीर्षक था वंदे मातरम। और बाद में उन्होंने 1882 में लिखी एक बहुत ही कमाल की उपन्यास आनंद मठ, जो कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, उनमें इस गीत को जगह दी। और धीरे धीरे ये गीत जो लोग आज़ादी के आंदोलन लड़ रहे थे, जो लोग क्रांतिकारी थे, उनमें आग की तरह फैलने लगा। और देखते ही देखते ये मैजिक गीत से भारत की आज़ादी की नारा बन गया। और इसके बाद बंगाल की एक और बहुत ही प्रसिद्ध कवि, या फिर कहा जाए तो भारत और विश्व के एक प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार 1896 वाली कलकत्ता की कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को गाया। और उसके बाद बंगाल में या फिर भारत में जहाँ कहीं भी कांग्रेस के अधिवेशन होता था, बहुत बार इस गीत को गाया जा चुका है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अनुष्ठान में, बहुत सारे कार्यक्रम में इस गीत को गाया जाने लगा। जब भारत में एक सब घटना घटी रहा था, तब भारत की राजनीतिक परिस्थिति में एक नया मोड़ आया। 1899 में भारत का वाइसरॉय बन गया है कार्सन, लॉर्ड कार्सन। जब लॉर्ड कार्सन भारत में आए, तब उन्होंने देखा कि भारत में आज़ादी के आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रही थी। इसलिए उनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वे इस आंदोलन को रोके और भारत में अंग्रेजी कानून की राज की स्थापना करें। और खास करके ये कलकत्ता में जरूर हो, क्योंकि कलकत्ता उस समय ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी। इसलिए उन्होंने 1903 में
पहली बार बंगाल को, यानी जहाँ पर कोलकाता स्थित था, उसको क्षेत्रफल के आधार पर 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्त विरोध के चलते उन्हें यह फैसला रोकना पड़ा। परंतु कार्जन नहीं रुके। उन्होंने हिंदुस्तानी की जो कमजोर कड़ी है उसको ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दिया और 19 जुलाई 1905 को उन्होंने एक नक्शा दिखाकर 20 जुलाई को एक घोषणा कर दी, क्योंकि शायद उन्हें हिंदुस्तानी की वो कमजोर कड़ी मिल चुकी थी। और आखिरकार 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया और इस बार उन्होंने ये काम किया सांप्रदायिक आधार पर। लॉर्ड कार्जन ने यह हवाला दिया कि जो बंगाल है उसका पूर्वी ओर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं और उसकी पश्चिमी ओर हिंदू, इसलिए एक ही साथ एक ही राज्य में दोनों संप्रदाय की सांप्रदायिक हितों की रक्षा करना संभव नहीं, इसलिए बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। अब यह जो बंगाल विभाजन था वो न सिर्फ बंगाल की बल्कि पूरे भारतवर्ष की सांप्रदायिक एकता पर एक प्रश्न चिन्ह था, इसलिए किसी भी हाल में किसी भी सूरत पे इस विभाजन को रोकना जरूरी था। और इसके लिए जो आंदोलन थे उसकी शुरुआत भी इसी बंगाल से हुआ। बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब ने मिलकर और भी कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने मिलकर बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत की और देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैल गया। महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व दिया बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब प्रांत में लालाजी और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम अय्यर, इन सब लोगों ने इस आंदोलन की नेतृत्व दिया और भी बहुत सारे लोग धीरे धीरे इस आंदोलन में शामिल हुआ और इसका नेतृत्व दिया और एक बॉयकॉट नाम की आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के तहत भारतीय लोगों ने, भारत के जो रहने वाले थे उन निवासियों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और इसी के तहत विदेशी कपड़ों को इकट्ठा कर जला दिया गया। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि इस तरह से संपत्ति को नष्ट करना अनुचित है, लेकिन इस तरह की कार्यक्रम होता रहा और हमने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ जो हमारा युवा वर्ग था उसने भी हमारा साथ दिया और उन्होंने जो विदेशी शिक्षा थी, जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, उनका बहिष्कार किया। लेकिन तब हमारे सामने एक समस्या आई कि अगर हमने शिक्षा का बहिष्कार कर दिया तो देश का जो तंत्र है वो शायद बिगड़ सकता है, इसीलिए हमें स्वदेशी शिक्षा की आवश्यकता थी और तब जाके भारत में नेशनल स्कूल और कॉलेज की स्थापना हुआ और बंगाल में इसके लिए मुख्य भूमिका निभाई थी रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंदो घोष ने। इन सब वजह से भारत में जो बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था उसने एक विकराल आकार धारण कर लिया और जिसके दबाव में आकर अंग्रेजी हुकूमत को यह फैसला लेना पड़ा कि बंगाल विभाजन है उसे रद्द कर दिया जाए और तब फिर से जो दोनों हिस्सों में बटा हुआ बंगाल था वो एक हो गया। हालांकि इसके कुछ हिस्से जैसे कि असम, बिहार और उड़ीसा इसे काटकर एक अलग राज्य बना दिया गया, लेकिन फिर भी भारतीय लोगों की जो मांग थी वो काफी हद तक पूरी हुई। लेकिन इसके साथ साथ एक और घटना भी हुई। भारत की राजधानी यानी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गया और तब स्थिति के जायजा लेने और इसकी घोषणा करने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी भारत आए और उन्होंने 1911 को आधिकारिक रूप में दिल्ली को भारत की यानी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी घोषणा कर दिया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही कांग्रेस की अधिवेशन होनी थी कलकत्ता में, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने की न्योता दी और राजा ने भी इस नियतों को स्वीकार करते हुए 27 दिसंबर 1911 को बंगाल आए यानी कलकत्ता आए और कलकत्ता में आकर कांग्रेस की अधिवेशन में शामिल हुए, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की दूसरा दिन थी। और इत्तेफाक से इसी दिन को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ एक गीत इस अधिवेशन में गाया गया। वो गीत था हमारा और आपका राष्ट्रगान जनगण मन। अब यहाँ से सारे झमाले की शुरुआत होती है, क्योंकि 28 दिसंबर 1911 को यानी इस घटना की बिल्कुल दूसरे दिन स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन और इंडियन जैसे पत्रिकाओं ने यह छाप दिया कि ये जो जनगण मन ये गाना है ये बादशाह के स्वागत के लिए गाया गया
और यहाँ पर जो भाग्य विधाता है वो राजा को कहा गया। हालांकि कुछ देसी पत्रिकाएं जैसे कि आनंद अमृत बाजार पत्रिका और द बंगाली, यहाँ तक कि खुद कांग्रेस की रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं था। जनगण मन तो भारत के लोगों की ओर से सर्वशक्तिमान उस विधाता को समर्पित था और राजा के स्वागत के लिए एक दूसरे गीत जिसका शीर्षक था बादशाह हमारा, उसका चयन किया गया था, उस गीत को गाया गया था। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए ये सारे दलील को खारिज कर दिया और विवाद बना रहा। और विवाद तब और बढ़ गई जब 1913 में गुरुदेव को गीतांजलि के लिए नोबेल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया, क्योंकि इस नोबेल साहित्य पुरस्कार जो कमेटी दे रहा था उस कमेटी के चेयरमैन था खुद इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम। और इस विवाद में एक और नई कड़ी जुड़ गई जब 1915 में जून के 3 तारीख को, जो कि राजा के जन्मदिन थे, उस दिन रविंद्रनाथ को नाइटहुड की उपाधि दिया गया। और इन सब वजह से विवाद बहुत आगे बढ़ चुका था, बहुत बड़ा हो चुका था। और क्योंकि खुद इस गीत को लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर इस विषय में चुप्पी साधे थे, इसलिए विवाद बना रहा। और इसी बीच 1937 में कांग्रेस की 5 सदस्य वाली एक कमेटी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, आचार्य देवा और खुद रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उस कमेटी ने वंदे मातरम को भारत की राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया, यानी चुन लिया। और इसी साल में जनगण मन को लेकर पहली बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और पुलिन बिहारी सेन को लिखी हुई एक चिट्ठी में वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ सरकारी मित्रों ने कहा था कि मैं राजा के स्वागत के लिए एक गीत लिखूं, परंतु ये बात मेरे दिल को बहुत चुभी कि मैं राजा के स्वागत के लिए गीत लिखूं, उस राजा के स्वागत के लिए जिसके नाम पे भारतवर्ष पे अत्याचार होते हैं। ये बात मुझे कतई स्वीकार नहीं थी, इसलिए मैंने ये फैसला बदलकर एक नई गीत लिखी, जिसकी मदद से मैं भारत के लोगों की ओर से उस ईश्वर का धन्यवाद कर सकता, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का जिसके हाथ में भारत का भागडोर है, जिसके हाथ में भारत की उतार चढ़ाव की सारी नीतियां हैं। और यहाँ पर जो भाग्य विधाता है वो उसे ईश्वर को कहा गया, ना कि किसी राजा को या फिर किसी जॉर्ज पंचम छठा या फिर किसी भी दूसरे प्रकार के जॉर्ज को। और कोई भी जॉर्ज ना तो इस भारत के भाग्य विधाता हो सकता है, ना उनमें इतनी योग्यता है। लेकिन गुरुदेव की ये सारे दलील काम नहीं आए और विवाद बना रहा। और जब आधिकारिक तौर पे भारत को राष्ट्रगान के चुनाव के समय आया, तब वंदे मातरम को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वंदे मातरम जो गीत है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। यानी वंदे मातरम की कुछ लाइन ऐसे हैं जहां पर मूर्ति पूजा जैसी चीजों को समर्थन किया गया, जो कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। और जो लोग इस बात को कह रहे थे, उन खेमे में खुद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिसकी वजह से वंदे मातरम जो गीत था वो राष्ट्रगान होने से पिछड़ गया और जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान चुन लिया गया। लेकिन इस दिन जब ये राष्ट्रगान चुनने के दिन आई, यानी 24 जनवरी 1950 को जब राष्ट्रगान पे संविधान सभा पे बहस हुई, तब संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये सारे बहस के बाद ये कहा कि जनगण मन जो गीत है और इसकी जो शब्दावली है वही भारत का राष्ट्रगान होगा, परंतु वंदे मातरम को भारतवर्ष की जो स्वतंत्र संग्राम है वहां पर इसकी हिस्सेदारी को देखते हुए हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत के स्वतंत्र संग्राम में वंदे मातरम ने एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है और इसे देखते हुए वंदे मातरम को भी जनगण मन की तरह ही सम्मान और मर्यादा मिलनी चाहिए। और तब से तो हम ये जानते ही हैं कि वंदे मातरम को भी भारत की राष्ट्रगान जैसे ही मर्यादा दिया जाता है और इसे भारत की राष्ट्रगीत कहा जाता है। तो ये था राष्ट्रगान को लेकर हमारा छोटा सा पेशकश। आशा करते हैं इसको लेकर आपको थोड़ी बहुत जानकारी हम दे पाए। लेकिन इसको जानकर, इसको सुनकर शायद आपके दिल में कुछ सवाल उठे होंगे कि क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने सच में जनगण मन राजा के स्वागत के लिए कहा? क्या हमने हमारा राष्ट्रगान कोई सांप्रदायिक दबाव में आकर लिया था, या फिर कुछ ऐसे ही सवाल? लेकिन आपको अगर इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं, जवाब जानने हैं, तो फिर वो हम नहीं दे सकते। हम सिर्फ जानकारी दे सकते हैं। इन सवालों के जवाब दे सकते हैं तो सिर्फ सरकार, सर्वशक्तिमान सरकार के पास ही सवालों के जवाब होते हैं। तो फिर अगर आपकी जानकारी चाहिए, इन सवालों के जवाब चाहिए,
तो पूछिए सरकार से और देखिए कि वो जवाब देते हैं कि नहीं। और आखिर में ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी ये आज़ादी को लेकर जो कैंपेन है इसको पसंद आते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर वीडियो के साथ दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़िए और हमारे साथ बने रहें। और अब वक्त है विदा लेने की, फिर से मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।